गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे करंट अफेयर के सेशन की। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करते रहें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें जो एग्ज़ाम्स देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर को आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और थोड़े एक शॉर्ट टर्म में नोट्स भी बनाते रहिए। तो शुरुआत करते हैं। आज है 8 जून। 8 जून से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। दूसरा है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जिसको पीजीआई भी कहते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली शिक्षा के संबंध में 55 संकेतकों के आधार पर उनके प्रदर्शन को ग्रेड देने का एक उपकरण है। क्या ऐसा है? और तीसरा जो कथन है हमारा, ये पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल को 2019-20 के लिए उच्चतम ग्रेड A++ प्राप्त हुआ है कि यहाँ के जो स्कूल हैं उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और यहाँ के स्कूल्स बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने बताया है 55 संकेतक, ये भी इनका कहना है। तो इसमें आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। इसमें पहला और तीसरा कथन सही है जबकि दूसरा कथन गलत है। यहाँ पर 55 संकेतक गलत है, 55 संकेतक यहाँ पर नहीं होंगे। पहला जो कथन कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरे कथन में यहाँ पर 55 संकेतक नहीं है, तो ये वाला कथन हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद है तीसरा कथन है पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल को 2019-20 के लिए उच्चतम ग्रेड A++ प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये 3 कथन दिए थे जिसमें से 2 कथन बिल्कुल सही हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ पढ़ लेते हैं। तो इनका कहना है दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुडुचेरी, दादर और नागर हवेली को A+ श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। इन्होंने श्रेणी वाइज स्कूलों को बांटा है। इसमें कुल 4 श्रेणियां हैं जिसमें इन्होंने स्कूलों को बांटा है A++, फिर इसके और भी हैं कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जिनमें जो स्कूल खराब प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आखिर में रखा गया है। तो ये A+ में है, जबकि A++ में पंजाब वगैरह, जो पंजाब, चंडीगढ़, ये यहाँ के स्कूल्स थे A++ श्रेणी में आ जाते थे। इसके बाद इनका कहना है कि पंजाब के लिए प्रशासन और प्रबंधन श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, कि वहाँ का प्रशासन और प्रबंधन बहुत अच्छे से काम करता है। जो भी वहाँ का स्कूल का प्रशासन है बहुत बेहतर है, इसीलिए उसको बेस्ट अंक प्राप्त हुए हैं। फिर इनका कहना है कि अवसंरचना और सुविधाओं की श्रेणी में बिहार और मेघालय को सबसे कम अंक मिले हैं, कि यहाँ की जो अवसंरचना है और यहाँ जो सुविधाएं बच्चों को मुहैया कराई जा रही हैं वो सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं हैं, इसीलिए मेघालय और बिहार के जो स्कूल्स हैं उनको कम नंबर मिले हैं और जिसके आधार पर वो नीचे है, रैंक में निचले श्रेणी में रखे गए हैं। तो ये सारी की सारी बातें इस परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको इन्हें याद रखना है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 17 मामलों में सीरिया ने रासायनिक हथियारों का संभावित या निश्चित रूप से इस्तेमाल किया है? सीरिया जिसमें आपने देखा होगा कि गृह युद्ध बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर यहाँ पर चलता रहा है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने यहाँ पर प्रवास कर लिया, कई अदर देशों में वो रहने के लिए चले गए, अलग अलग देशों में रहने के लिए चले गए। इसका कारण क्या था कि सीरिया में जो गृह युद्ध चल रहा था उससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्षति हो रही थी, और सीरिया क्या करता था कि अदर कंट्रीज़ पर जिनके साथ लड़ाई चल रही थी उन पर ये क्या करता है कि ये रासायनिक हथियारों का यूज़ कर देता है, जो कि बैन है, पूरी तरीके से बैन है। तो ये जो एक संस्था है इसने इस बात की पुष्टि की है कि 17 ऐसे मामले पाए गए हैं जिसमें संभावित या निश्चित रूप से सीरिया ने रासायनिक हथियारों का यूज़ किया ही किया है।
तो इसमें ये संस्था जो है उसका नाम हो जाता है OPCW। OPCW ये संस्था है जिसने इस बात की पुष्टि की है और UN को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये OPCW की हो जाती है फुल फॉर्म, जिस संस्था ने अपनी रिपोर्ट दी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को। इसे ये अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें इसने बताया कि 17 ऐसे मामले हमारे सामने निकल कर के आए हैं जिसमें सीरिया ने जानबूझकर रासायनिक हथियारों का संभवतः या फिर कह सकते हैं निश्चित रूप से मतलब किया है, तो इसका रासायनिक हथियारों का यूज़ किया है। ये जो संस्था है ये सभी देशों में जो इसके सदस्य हैं उन देशों की बात हो रही है यहाँ पे, तो उन देशों में ये शांति का काम स्थापित करने का, जो भी युद्ध में किस प्रकार के हथियारों का यूज़ किया जा रहा है उस पर ये नज़र रखती है कि कहीं कोई ऐसा देश तो नहीं है जो परमाणु हथियारों का यूज़ कर रहा है या रासायनिक हथियारों का यूज़ क्यों किया जा रहा है। इन सारी की सारी बातों पर ये नज़र रखती है और एक पैरामीटर सेट करती है कि इससे ज़्यादा आप किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकते, ताकि वैश्विक स्तर पर भी शांति को स्थापित किया जा सके। तो OPCW की अगर हम बात करें, वर्ष 2013 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी इस संस्था को मिल चुका है इसके अपने कार्यों की वजह से, क्योंकि इसने शांति स्थापित करने की कोशिश की है, इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया 2013 में। तो OPCW बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है और इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट ये सौंपी है जिसमें सीरिया के बारे में इसने अपनी कुछ जानकारी बताई है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में तियानमेन चौक नरसंहार की 32वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह नरसंहार किस देश में हुआ है? तो इस नरसंहार की 32वीं वर्षगांठ मनाई गई है और ये जो नरसंहार है ये चाइना में हुआ है। चाइना में ये नरसंहार किया गया था, चाइना की वहाँ की जो सेना आप कह सकते हैं उसके द्वारा। अब ये चाइना के ही लोगों पे ये नरसंहार क्यों देखने को मिला? तो यहाँ के जो छात्र थे, क्योंकि मोस्टली इसमें छात्र सम्मिलित थे और छात्रों का कहना था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें प्रेस की स्वतंत्रता चाहिए, हमें बोलने की आज़ादी चाहिए, हम जो करना चाहते हैं हमें उसकी आज़ादी चाहिए, जिसकी वजह से इनको मार दिया गया था। तो ये एक नरसंहार, तियानवेन चौक नरसंहार, यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे थे और चीन की सेना के द्वारा इनको मार दिया गया था। तो ये नरसंहार हमें चाइना में देखने को मिला और चाइना में आज भी अगर हम बात करें तो चाइना में आज भी आज़ादी नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बॉटम 10 में चाइना का नाम आता है। तो इतनी कम यहाँ पर जो प्रेस है उसको स्वतंत्रता दी गई है, बिल्कुल मतलब ना के बराबर स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता ना के बराबर है। बोलने की आज़ादी नहीं है। यहाँ लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह फेसबुक वगैरह यूज़ नहीं करते, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जिन्हें हम कहते हैं, यहाँ के लोग वो सब नहीं चलाते हैं। तो आप सोचिए कि आपको इतनी स्वतंत्रता दी गई है, आप कितने अच्छे देश में रह रहे हैं। और कई तो देश ऐसे हैं कि यहाँ अगर देश के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो या तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या फिर ये भी हो सकता है कि आपको सीधे भगवान के पास भेज दिया जाए। तो ये इस तरीके के भी देश होते हैं। तियानवेन चौक नरसंहार के बारे में अगर हम देखना चाहें तो 4 जून 1989 की ये घटना है। 4 जून 1989 में चीनी सैनिकों द्वारा बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर के आसपास, ये तियानमेन स्क्वायर एक स्थान है, इसके आसपास लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर दमन कार्यवाही की गई थी। लोकतंत्र मतलब जो स्वतंत्रता चाहते हैं, जो अपने द्वारा शासन करना चाहते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ का जो शी जिनपिंग है, यहाँ के जो आप कह सकते हैं कि वही मेन करता धरता है, वो जो कहेंगे उसे ही मानना पड़ता है जनता को। तो यहाँ पर बहुत ही दुर्गम स्थितियाँ हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय रहता है उनकी तो स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो लोग बोरका तो छोड़िए, आप अगर वो लॉन्ग स्कर्ट भी पहन करके सड़क पर निकल जाते हैं तो उनकी स्कर्ट को सड़क पर ही कट कर दिया जाता है। तो ये है स्वतंत्रता जिसका हनन हो रहा है चीन में। तो बहुत ही दुर्गम स्थिति है चाइना में। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है आई फैमिलिया लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए एक वैश्विक डेटाबेस है। आई फैमिलिया सेकंड कह रहा है इसे इंटरपोल द्वारा लॉन्च किया गया है। और तीसरा है यह परिवार के
रक्त के माध्यम से, ये परिवार के रक्त के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम है और सदस्य देशों के लिए जटिल मामलों को सुलझाने में सरकार की मदद कर सकता है। ये 3 कथन दिए गए हैं, आपको गलत कथन चुनना है कि इन तीनों कथनों में गलत कथन कौन सा हो जाता है। तो इसमें जो कथन गलत है वो है केवल 3, तीसरा कथन हमारा गलत है, बाकी पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो एक बार इन कथनों को फिर से पढ़िए। ये आई फैमिलिया नामक एक डेटाबेस, वैश्विक डेटाबेस लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए तैयार किया गया है। फिर दूसरा है, इसे इंटरपोल द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है, इंटरपोल ने इसे लॉन्च किया है। पर तीसरे में गलती क्या है, ये वाला गलत है। ये परिवार के रक्त नहीं, रक्त के माध्यम से कैसे कोई किसी की पहचान कर सकता है। रक्त तो किसी के भी परिवार का, किसी का भी A+ हो सकता है, मेरा भी A+ हो सकता है, आपका भी A+ हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग एक फैमिली के हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर रक्त के माध्यम से नहीं बल्कि DNA के माध्यम से। क्या? DNA के माध्यम से, क्योंकि DNA हर फैमिली का अलग होता है। आपके जो पूर्वज है, आपका DNA केवल और केवल उन्हीं से मैच करेगा, ना कि किसी और के साथ में। तो DNA के माध्यम से यहाँ पर लापता व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम है। सदस्य देशों के जटिल मामलों को सुलझाने में ये सरकार नहीं बल्कि पुलिस की मदद करेगा। जो जटिल मामले हैं उनमें पुलिस की मदद करेगा। आपको भारत में भी ऐसे कई सारे मामले देखने को मिले होंगे। हाल ही में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने एक बहुत बड़े नेता थे और उनका बेटा होने का ये दावा किया था कि ये मेरे पिता हैं। फिर ये बात जब मीडिया के सामने आई तो खलबली सी मच गई। फिर बात आई कि DNA टेस्ट कराया जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते होंगे तो आप शायद आपको पता होगा। तो फिर उसके बाद जब DNA टेस्ट कराया गया तो वो लड़के की बात सही निकली कि वो लड़का उन नेता का मतलब बेटा ही निकला। तो ऐसे ये भी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी के जो पुत्र है या किसी के पिता हैं या बेटी है, इसकी जांच की जा सकती है, क्योंकि DNA एक फैमिली का सेम ही होता है। तो यहाँ पर ये जो DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम है और उसके साथ साथ में ये सरकार की नहीं बल्कि पुलिस की मदद करेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड में विदेशी निवेश को बढ़ाकर कितना बिलियन कर दिया है। ये सेबी जो है, ये सारे जो बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं इनके ऊपर रेगुलेशन का काम करती है, इनको नियंत्रित करती है सेबी। अगर आपने सेबी के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी जो भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं इनके ऊपर एक नियंत्रण रखती है, शेयर्स के ऊपर तक सेबी का नियंत्रण होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनमें विदेशी निवेश को बढ़ाकर कितना बिलियन कर दिया है। यहाँ की जैसे कितना शेयर में आप डाल सकते हैं, उसमें भी ये जो संस्थाएं होती हैं शेयर में कितना डाल रही हैं और कितना कमा रही हैं, इन सब पे सेबी नियंत्रण रखती है अपना। सेबी देखती रहती है और जहाँ भी थोड़ा भी मामला ख़राब होता है सेबी तुरंत उस पर उंगली उठा देती है कि ये आपके मतलब का मामला बिल्कुल भी नहीं है, या यहाँ पर आपने नियमों का उल्लंघन किया है। तो ये जो नियम है शेयर बाज़ार से रिलेटेड, ये सारे के सारे सेबी ही देखती है। यहाँ पर सेबी ने जो विदेशी निवेश है, म्यूचुअल फंड्स में विदेशी निवेश की जो सीमा है इसको बढ़ाकर $1 बिलियन कर दिया है। $1 बिलियन, ये लगभग पहले 600 मिलियन डॉलर के आसपास था। $600 मिलियन से इसने सीधे $1 बिलियन कर दिया है। तो $1 बिलियन अब सेबी ने विदेशी निवेश को कर दिया है, म्यूचुअल फंड्स में विदेशी निवेश। और ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं आप कह सकते हैं शेयर बाज़ार में पैसा लगाने का एक माध्यम हो सकते हैं, एक कंपनीज हो सकती हैं। ये एक साथ कई लोगों का पैसा इकट्ठा करके डायरेक्ट कह सकते हैं शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद लाभांश जो है जिसने भी पैसा लगाया होता है उसको मिलता रहता है। तो ये लंबा प्रोसेस है। जब आप इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ पढ़ते हैं तो ये जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं इनको बहुत ही डीपली पढ़ते हैं, शेयर बाज़ार को बहुत ही डीपली पढ़ते हैं। तो बहुत छोटे यहाँ पे तथ्य हैं, अगर मैं बताने बैठूंगी तो हो सकता है शेयर बाज़ार सुबह से शाम तक मैं आपको डिस्कस करती रहूँ और फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इतने छोटे पॉइंट्स हैं और उसमें भी इतने सारे नियम हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का आप याद रखिए कि यहाँ पर
$6 मिलियन से ये जो सीमा है विदेशी निवेश की, इसको बढ़ा करके $1 बिलियन कर दिया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है कि HDFC बैंक ने कब तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। HDFC बैंक ने पूछा जा रहा है कि कब तक ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। तो कार्बन न्यूट्रल का सबसे पहले मतलब क्या होता है? कार्बन न्यूट्रल का मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है ये कार्बन का कम से कम उत्सर्जन करेगी, और एक दिन मतलब जो तिथि इसने निश्चित की है उस तिथि तक आते आते ये बिल्कुल कार्बन इसका ज़ीरो कर देगी, कार्बन उत्सर्जन को ज़ीरो कर देगी। न्यूट्रल मतलब हम बिल्कुल कार्बन उत्सर्जन करेंगे ही नहीं। तो ये जो तिथि इसने डिसाइड की है ये है 2031-32। HDFC बैंक 2031-32 तक इसने लक्ष्य रखा है कार्बन न्यूट्रल होने का, कि धीरे धीरे करके ये अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करके ज़ीरो तक पहुंचा देगी। क्योंकि कार्बन अगर बढ़ता रहा और यूं ही इसी तरीके से बढ़ता रहा तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, और जिस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हम वायुमंडल में 1.5% रखना चाहते हैं वो बढ़ करके 2 से लेकर के 2.5% तक पहुंच सकती है। तो इसीलिए कार्बन को स्थिर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो HDFC बैंक याद रखिएगा खुद को कार्बन न्यूट्रल 2031-32 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किसे एक बार पुनः एक वर्ष के लिए RBL बैंक का MD और CEO नियुक्त किया है। तो मतलब पहले भी इसी बैंक के MD और CEO थे, 2020 में ये बनाए गए थे, लेकिन फिर अभी कोविड की स्थिति को देखते हुए इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो RBL बैंक के ये MD और CEO बनाए गए हैं, इनका नाम है विश्ववीर आहूजा। 1 वर्ष के कार्यकाल की बढ़ोतरी की गई है विश्ववीर आहूजा जी के कार्यकाल में RBI द्वारा। तो जो बैंकिंग जितने भी बैंक्स होते हैं, आपने देखा बैंकों का बैंक RBI को बोला जाता है। तो जो भी बैंक पे जो भी रेगुलेशंस करने होते हैं या वो क्या अगर नियमों का उल्लंघन करेंगी, इन पे क्या क्या तरीके से पेनल्टी लगाई जा सकती है या इनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, ये सारे के सारे जो बातें हैं ये RBI देखती है अपने एक्ट 1934 के अंतर्गत। 1934 में RBI का एक्ट आया था, जिसके तहत 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, और उसी एक्ट के माध्यम से RBI रेगुलेशन का काम करती है बैंक्स पर। तो ये बैंक्स के लिए नियम कानून बनाती है जिनको इन्हें मानना होता है। तो RBI ने RBL बैंक के MD और CEO नियुक्त किया है विश्ववीर आहूजा को। एक बार फिर से 1 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। तो ये जो नॉलेज इकोनॉमी मिशन है, कुल मिला के आपको याद रखना है, ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल सके और उस ज्ञान के माध्यम से वो नौकरी पा सके, इसलिए ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया गया है केरल सरकार के द्वारा। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री का एक मेन रोल होता है अपने राज्य की किसी भी योजना को सुचारू रूप से चलाने में और वहाँ के नियम कानूनों को बनाने में, और उसके साथ साथ वहाँ के नागरिकों को अच्छा जीवन उपलब्ध कराने में। तो पिनरई विजयन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और केरल में ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है। अब ये देश कोवैक्सीन को आयात करेगा। कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी वैक्सीन है और इसका आयात करने के लिए इस देश ने मंजूरी दे दी है। तो ये जो देश है ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील देश जो कभी कभी हम लोगों के खिलाफ शिकायत भी कर देता है WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, कि भारत को व्यापार इस तरीके से करना चाहिए या इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन अभी जब परिस्थितियां ख़राब हुई तो जायर बोल्सोनारो को हम ही लोगों की याद आई और फिर देखो ब्राज़ील ने मांग ली हम ही से कोवैक्सीन। तो फिलहाल हमारा तो फ़र्ज़ बनता है मदद करने का, भारत हमेशा सबकी मदद करता है। तो ब्राज़ील ने यहाँ पर कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कहाँ पर? पुणे में ये लॉन्च किया गया है। पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में।
तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है E100 पायलट प्रोजेक्ट। E100 पायलट प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, मतलब 5 जून को ये लॉन्च किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका नाम है E100 पायलट प्रोजेक्ट। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे काम करेगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करके देखा जाएगा कि क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं है। उसके बाद इसको, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो सारी देश में लागू कर दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे आज के हमारे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।